इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्टेन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए देखो आपको कुछ ना कुछ चीजें तो याद रखनी है, और वो कुछ चीजें कैसी हैं, जैसे एन फ्रैंक की फैमिली मेंबर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, पापा ऑटो फ्रैंक, मम्मा एडिथ फ्रैंक और बहन मार्गोट फ्रैंक। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हेन शी वाज बोर्न, हर बर्थ डेट 12 जून 1929 और 1926 में उनके सिस्टर का बर्थ हुआ था। बोथ वर बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि 1933 में उनके पापा जो हैं ही शिफ्टेड टू हॉलैंड। सेम ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर उनकी मम्मा भी चली गई हॉलैंड, और वो दोनों यानी कि मार्गोट फ्रैंक और जो एन फ्रैंक हैं, दे बोथ वर लिविंग विद देयर ग्रैंडमदर इन आचन। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जो फैक्ट्स हैं। आफ्टर दैट यू शुड बी अवेयर कि भाई स्टोरी क्या है, क्यों एन फ्रैंक जो है अपने आप को लोनली फील करती थी, क्यों एन फ्रैंक को डायरी में अपने थॉट्स, अपने म्यूजिक शेयर करने की जरूरत पड़ी, व्हाई शी थॉट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए एन फ्रैंक के स्कूल के इंसिडेंट के बारे में, मिस्टर कीसिंग के बारे में, वो तीनों टॉपिक्स के बारे में जो एन फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट गिवन थे, राइट? फिर उन्होंने अपने जो ऐसे हैं उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए थे, वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, एवरीथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। देन व्हाट हैपेंड कि भाई थर्ड टाइम ऐसे में उन्होंने ऐसा क्या मेंशन कर दिया कि मिस्टर कीसिंग स्टॉप्ड टेलिंग हर कि भाई इतनी बातचीत मत करो, ही अलाउड हर टू टॉक इन द क्लास, और वो भी क्लास में जोक्स मारने लगे। तो ये सारी चीजें जो है अगर आपको पता है इन दिस चैप्टर में, तो फिर आपको लॉन्ग आंसर लिखने में कोई इशू नहीं होगा। नाउ कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स, कभी कभी लॉन्ग आंसर या फिर आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जिसमें स्टोरी का पार्ट तो पूछा ही जाता है, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से एन फ्रैंक कैसी पर्सन थी, उनके बारे में बताइए और गिव हर कैरेक्टर स्केच। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकते हैं कि टेल समथिंग अबाउट मिस्टर कीसिंग। फिर ये भी पूछ सकते हैं वाज मिस्टर कीसिंग नॉट अ गुड टीचर और ही डिड नॉट लाइक एन फ्रैंक, और इसीलिए वो उनको ऐसे के टॉपिक्स देते थे। या फिर व्हाट डज इट टेल अबाउट मिस्टर कीसिंग, व्हाट काइंड ऑफ टीचर ही वाज, क्योंकि वो इतनी बार पनिशमेंट्स देते थे एन फ्रैंक को, तो क्या ये सही था या नहीं था। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। ठीक है, अब कुछ ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एमिंग द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक और टेलिंग हर अबाउट हर लाइफ और टेलिंग अबाउट द डायरी एंट्री शी मेड, हर चीज पे सॉर्ट ऑफ हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाउ टू बिगिन राइटिंग द आंसर्स विच विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर, और एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो हैं किस किस टाइप के बन सकते हैं। क्लियर? चलिए, इनफ फॉर द डिस्कशन राइट नाउ, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रहा है, what punishment did Mr. Keesing give to Anne Frank? How did she finally stop him from punishing? डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई कि एन फ्रैंक को उनके टीचर ने क्या क्या पनिशमेंट्स दी थी, और उनको फाइनली पनिशमेंट देने से रोकने के लिए एन फ्रैंक ने ऐसा क्या किया कि मिस्टर कीसिंग वाज कन्विंस्ड और उसके बाद उन्होंने उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी। तो इसमें आपको देखो बताना पड़ेगा कैसे। आप ऑब्वियसली ऐसे बिगिन नहीं करना आपको कि आप एन फ्रैंक की फैमिली के बारे में बताने लगो, नहीं, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जो स्कूल इवेंट है। ठीक है, कि मिस्टर कीसिंग कौन है आपको बताना है। ही वॉज ओल्ड फैशन टीचर और फॉगे मैथ्स टीचर ऑफ एन फ्रैंक, और एन फ्रैंक वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, एंड दिस अनॉयड मिस्टर कीसिंग, बहुत परेशान करता था, उनको डिस्टर्ब करता था। एंड मिस्टर कीसिंग थॉट दैट ही शुड पनिश एन फ्रैंक, एंड सो ही गेव हर द एसे ऑन चैटरबॉक्स। ठीक है, फिर आपको बताना है एन फ्रैंक रोट द एसे। आप चाहो तो उसमें मेंशन कर दो दैट एन फ्रैंक मेंशन द फैक्ट्स दैट talking was a student's trait and this was something she inherited from her mother. She can try to control this but she cannot completely cure it. ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मेंशन करना है कि आफ्टर दिस सबमिटिंग दिस एसे, Anne Frank could have tried to stop talking, but she continuously talked in the class, and this again disturbed Mr. Keesing, and he gave one more topic to Anne Frank. This time the topic was incorrigible chatterbox. ठीक है, आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो द टॉपिक इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स मेंट अ चैटरबॉक्स और अ पर्सन हु टॉक्स टू मच एंड कैन नॉट बी रिफॉर्म। ठीक है, इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो आप ये मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यू कैन मेंशन कि आफ्टर सबमिटिंग दिस एसे ऑल्सो मिस्टर कीसिंग अगेन पनिश्ड एन फ्रैंक एंड गेव हर द punishment for the third time, and this time he gave a topic which kind of made
made joke on Anne Frank, the topic was quack quack quack, mistress of chatterbox. तो ये सारी चीजें अगर आप मेंशन करते हो तो एक आउटलाइन बनती जाएगी that you know the story. ठीक है, फिर after that you can write like his Anne Frank's friend suggested her to write this time the essay in a rhyming form or a verse form. She wrote an essay describing the story about a duck, a father swan, a mother duck and their 3 ducklings who were bitten to death just because they quacked too much. ठीक है, understanding the point of view of Anne Frank, this time Mr. Keesing was convinced and he understood why Anne Frank talked too much, and considering all the facts, Mr. Keesing allowed Anne Frank to talk thereafter and he also made jokes in the class. क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये पूरा स्टोरी बताना है. इट्स अप टू यू, आप वर्ड लिमिट के अंदर कैसे बताते हो. सपोज देखो आपके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं आपके पास, आपको बोला गया है कि अराउंड 80 to 100 में आपको बताना है, तो देन तो आप डायरेक्टली जो टॉपिक का नाम है, फर्स्ट टाइम क्या दिया, सेकंड टाइम क्या दिया, थर्ड टाइम क्या दिया, थर्ड टाइम क्या मेंशन किया उन्होंने टॉपिक में और फिर क्या हुआ, यू कैन राइट दिस मच और डन. अगर और ज्यादा वर्ड लिमिट है तो फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि भाई फर्स्ट टाइम टॉपिक क्या दिया, उसमें एन फ्रैंक ने क्या मेंशन किया, सेकंड टाइम जो टॉपिक दिया उसका मतलब क्या था, थर्ड टाइम फिर क्यों पनिशमेंट ली, व्हाट शी रोट, व्हाट कन्विंस्ड मिस्टर कीसिंग एंड फाइनली व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है ना, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड बी अवेयर कि भाई अगर वर्ड लिमिट कम आती है तो क्या चीजें हैं जो मैं हटा सकती हूँ इस आंसर से, जिससे आंसर में इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो ज्यादा डिटेल जा रही है. और अगर आपके पास वर्ड लिमिट है और आपके पास पूरी नॉलेज है, प्रॉपर वर्ड्स हैं, आप लिख सकते हो लाइंस, देन डू मेंशन व्हाटएवर यू नो अबाउट द स्टोरी. क्लियर? तो इस क्वेश्चन में प्लीज डायरेक्टली जंप इनटू द स्कूल इवेंट. डू नॉट ट्राई टू मेंशन कि भाई एन फ्रैंक की फैमिली ये थी, वो लोनली थी इसलिए उन्होंने डायरी एंट्री लिखी, पेपर हैज मोर पेशेंस. ये सारी चीजें यहाँ नहीं पूछी गई है. क्लियर? चलिए तो इस क्वेश्चन का सैंपल आंसर डिस्कस करते हैं. Mr. Keesing was an old-fashioned maths teacher and talked too much during Mr. Keesing's class and this annoyed him. देखो बिगिन कैसे किया अपन से क्या पूछा गया है कि मिस जो एन फ्रैंक है उनको पनिशमेंट क्यों दी जा रही थी, राइट, या फिर क्या पनिशमेंट दी जा रही थी और किस तरीके से उन्होंने इस पनिशमेंट को ऐसे आंसर्स प्रोवाइड किए कि मिस्टर कीसिंग वाज कन्विंस्ड. ठीक है, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा ना कि मिस्टर कीसिंग कौन है और एन फ्रैंक को पनिशमेंट क्यों मिलती थी, राइट. तो अगर ये चीज आप मेंशन कर देते हो, देन डायरेक्टली इफ यू प्लंज और डाइव इन द टॉपिक कि आपने जो ऐसे के टॉपिक है वो मेंशन कर दिए, तो देखो एक्सेप्टेबल है फॉर द एग्जामिनर. बट अगर आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देते कि एन फ्रैंक वाज गिवन सेवरल वार्निंग्स, देन शी वाज गिवन द पनिशमेंट, तो क्या होगा, एक आउटलाइन नहीं बनी. ठीक है, बट जैसे ही आपने एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है, वो 2 लाइंस का ही इंट्रोडक्शन है, राइट, बट एक प्रॉपर पिक्चर बन गई माइंड में एग्जामिनर के कि ठीक है आपने मिस्टर कीसिंग के बारे में भी बता दिया, आपने एन फ्रैंक के बारे में भी बता दिया, एंड देन यू केम टू द टॉपिक ऑफ पनिशमेंट. क्लियर? तो स्टार्टिंग में ये बता देना कि मिस्टर कीसिंग वाज एन ओल्ड फैशन मैथ्स टीचर और एन फ्रैंक बहुत ज्यादा बात करती थी उनकी क्लास में, सो ही गॉट अनॉयड और डिस्टर्ब्ड. He gave her several warnings, but that did not keep Anne away. और मिस्टर कीसिंग जो है एन को बहुत बार ऑब्वियसली वार्निंग्स देते थे. किसी भी स्कूल में चले जाओ डायरेक्टली टीचर्स पनिशमेंट नहीं दे देते, पहले वार्निंग देते हैं, राइट, कि मत करो. बट इफ यू जस्ट कांट कंट्रोल योरसेल्फ, यू डोंट लिसन टू द टीचर्स, डेफिनेटली टीचर्स के बाद एक ही हथियार होता है, वो तो क्या है, पनिशमेंट, राइट. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि मिस्टर कीसिंग जो है एन फ्रैंक को बहुत ज्यादा वार्निंग्स देते थे, बट उसके बावजूद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, एंड शी कंटिन्यूअसली टॉक्ड इन द क्लास. So, Mr. Keesing had to punish her time and again. और फिर हमने यहाँ बता दिया भाई कि मिस्टर कीसिंग क्यों पनिश कर रहे थे, क्योंकि वो सुन नहीं रही थी, she was continuously talking in the class. और इसीलिए टाइम एंड अगेन यानी बार बार पनिशमेंट दी जा रही थी एन फ्रैंक को. Mr. Keesing assigned her some extra homework as a punishment for talking in the class. और पनिशमेंट क्या थी भाई, पनिशमेंट ये थी कि उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया गया था एन को. देखो जब चैप्टर के एंड में जाते हो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हो, एक्सट्रैक्ट पढ़ते हो, तो एट द एंड मेंशन्ड है कि आफ्टर दैट आई वाज नॉट असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, राइट. तो ये जो लाइन है अगर आप यहाँ पे यूज कर देते हो कि भाई डायरेक्टली अगर आप बता देते कि मिस्टर कीसिंग ने एन फ्रैंक को ऐसे लिखने के लिए दिया, राइट, तो वो पनिशमेंट का इतना मीनिंग नहीं आ रहा. बट अगर आपने बता दिया कि उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया, भाई स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क ही पनिशमेंट लगता है, उनको एक्स्ट्रा होमवर्क क्या हो गया, तो ओवर द टॉप हो गया, राइट. तो यहाँ पर अगर आप मेंशन कर देते हो कि एन फ्रैंक को एक एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता था, तो डेफिनेटली दैट इज कंसिडर्ड एज अ पनिशमेंट है, राइट. तो अगर आप ये मेंशन कर देते हो देन दैट इज वेल एंड गुड. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि भाई शी वॉज गिवन व्हाट, एक्स्ट्रा होमवर्क एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास. He asked her to write an essay on the subject a chatterbox. फिर आपने पहली पनिशमेंट बता दी भाई कि उनको किस पे, और चैटरबॉक्स पे ऐसे लिखने को दिया गया.
On the next day, she was asked to write an essay on the subject an incorrigible chatterbox. फिर next day जो है उनको क्या दिया गया, फिर से ये टॉपिक जो है दिया गया बट थोड़ा मॉडिफाई करके an incorrigible chatterbox. On the third day, Mr. Keesing assigned her a more difficult topic. It was quack quack quack, said Mistress Chatterbox. अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले अगर आप चाहो, क्योंकि देखो वर्ड लिमिट्स वी आर नॉट अवेयर कि कितनी डिफाइंड होगी, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद एवरी काइंड ऑफ आंसर. तो आप अगर यहाँ पर चाहो तो यू कैन मेंशन कि भाई सबसे पहले जब चैटर बॉक्स का पनिशमेंट मिला था तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो दैट शी रोट अबाउट द इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, अबाउट द स्टूडेंट्स ट्रेट, अबाउट हर मदर. वो तीनों पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. देन यू कैन राइट अबाउट एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और उसके पहले आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि भाई इससे भी एन फ्रैंक की बातचीत करने में कोई फर्क नहीं आया था, शी वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग, और इसीलिए मिस्टर कीसिंग ने उनको फिर से पनिशमेंट देना सही समझा. ठीक है, अगर यहाँ वर्ड लिमिट का प्रॉब्लम है देन यू कैन जस्ट फॉलो दिस फॉर्मेट कि आप टॉपिक मेंशन करते हुए सीधे लास्ट टॉपिक पे आ जाओ. क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन तो यही है ना कि कैसे वो कन्विंस हुए या पनिशमेंट कैसे रुक गई, तो वो तो थर्ड ऐसे के टाइम पे पता चला हमें, राइट? तो फिर उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. क्लियर? फिर हमने क्या लिखा है कि भाई थर्ड टॉपिक क्या दिया गया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? Mr. Keesing was trying to play a joke on her when he asked her to write an essay entitled this. चाहो तो ये टाइटल वापस मेंशन मत करो क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो कि मिस्टर कीसिंग gave her the topic quack 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 said Mr. Chatterbox, and with this topic or with the help of this topic Mr. Keesing was trying to make a joke on Anne Frank. Clear? So she decided to play a joke on Mr. Keesing himself. और जब उनको लगा कि भाई मेरे पे जोक बन रहा है तो she decided कि चलो मैं ही जोक कर देती हूँ. ठीक है, मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि ये जोक जो उल्टा पड़ जाए मिस्टर कीसिंग पे. She had nearly exhausted her ingenuity on the topic of chatterboxes. और 3 बार एक ही टॉपिक. अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई ये पेन है, आपको पेन पे ऐसे लिखना है, एक बार लिख लोगे ठीक है, बहुत अच्छे आपके पास व्यू पॉइंट्स आएंगे. चलो सेकंड टाइम दे दूँ, थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर दोगे. थर्ड टाइम अगेन आई गिव यू द सेम टॉपिक कि भाई पेन पे ही ऐसे लिखना बट कुछ हटके, तो नाउ यू विल फील कि भाई और क्या सोचूं, सब कुछ बंद हो गया, अब तो सब कुछ सोच लिया. सेम चीज हैपेंड विद एन फ्रैंक. शी वाज एग्जॉस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन. वो थक चुकी थी एक ही टॉपिक के बारे में सोचते सोचते. दिस थिंग हैपेंड विद हर फॉर द थर्ड टाइम. ठीक है, her friend Sane suggested her to write the essay in a poetic form. बट फिर क्या हुआ, उनकी जो फ्रेंड है सैन, उसने जो है इनको सजेस्ट किया कि भाई क्यों ना तुम इस बार पोएटिक फॉर्म में ऐसे लिखो, तो कुछ डिफरेंट हो जाएगा, कुछ क्रिएटिव लेवल हो जाएगा. She wrote about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much. और फिर यहाँ एन फ्रैंक ने क्या मेंशन किया वो भी आपने बता दिया इस आंसर में कि भाई एक मदर डक फादर स्वान की स्टोरी है जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे. तीनों डकलिंग्स को दे वर किल्ड बाय द फादर क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे. इनडायरेक्टली टेलिंग मिस्टर कीसिंग कि भाई आई एम मेंट टू टॉक, एन फ्रैंक इज मेंट टू टॉक एज शी इज अ स्टूडेंट. तो अगर आप उसी चीज पे बार बार चिल्लाते रहोगे तो दैट इज नॉट गोना वर्क. Mr. Keesing took the poem in the right way and understood the joke. और फिर जब मिस्टर कीसिंग को उन्होंने सबमिट की ये पोएम, he took the joke in the right way, right? Luckily mention किया in the chapter. और फिर उसके बाद उन्होंने उनको बात करने से रोका नहीं, and he understood the point of view of Anne Frank. After that, he never assigned any extra homework to Anne for talking in the class. On the contrary, he was always making jokes in the class. और इसके बाद क्या हुआ भाई, इसके बाद उनको कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया एन फ्रैंक को. और ऑन द कॉन्ट्री यानी ऑपोजिट क्या हुआ, पहले मिस्टर कीसिंग वाज ऑल फोगे ऑल फैशन टाइप टीचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बट अब वो खुद भी जोक्स करने लगे थे इन द क्लास. तो क्वेश्चन समझ आ जाए इसके बाद यू आर अवेयर कि आपको क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पनिशमेंट कैसे क्यों दी गई या क्या पनिशमेंट दी गई, और उस पनिशमेंट से उन्होंने ऐसा क्या एन फ्रैंक ने किया कि देन शी वाज नेवर गिवन एनी पनिशमेंट बाय मिस्टर कीसिंग. तो आपने मिस्टर कीसिंग कौन है बता दिया, एन फ्रैंक कौन है बता दिया, उनको क्यों पनिशमेंट मिली वो बताई, सारी तीनों पनिशमेंट्स बताई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था इन द थर्ड पनिशमेंट, इन द थर्ड ऐसे, जिसकी वजह से उनकी हेल्प हो गई थी तो वो आपने मेंशन कर दिया कि व्हाट शी एग्जैक्टली रोट इन द थर्ड ऐसे. देन आफ्टर दैट आपने बता दिया कि व्हाट happened after that Mr. Keesing ने उनको कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया, and he also started making jokes in the class. So this way you have completely given an overview of the question. Done? तो this is the correct way to answer the question, जिसमें आप हर एक पॉइंट भी अच्छे से मेंशन कर दो और जितना चाहिए उतना आपने बता दिया. ठीक है, अगर ये और ज्यादा लिमिट होती वर्ड की, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो, जो आई डोंट थिंक होती है, तो फिर आप फर्स्ट ऐसे में क्या मेंशन किया, सेकंड में क्या किया वो बता सकते थे. क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन.
Second question is, why did Anne think that she could confide more in her diary than in the people? देखो, दो तीन क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं इसके टाइप में. एक तो डायरेक्टली ये कि एन को क्यों लगा कि मैं पेपर में ज़्यादा थॉट्स अपने दे सकती हूँ या शेयर कर सकती हूँ अपनी फीलिंग्स एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन. दूसरी चीज़ यहाँ पूछ सकते हैं कि वाई डिड एन से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि वाई एन फ्रैंक चोज किटी or diary to share her feelings, her thoughts, not any other person of the family. ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जा रहा है कि एन फ्रैंक ने अपने थॉट्स और फीलिंग्स एक डायरी में लिखना क्यों ज्यादा प्रेफर किया, इस क्वेश्चन का आंसर जो है यही आंसर आप लिख सकते हो. क्लियर? इसका मतलब आपको एक आउटलाइन पता चल जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर आंसर में क्या क्या मेंशन करना है. नाउ यू हैव टू टेल भाई कि एन फ्रैंक जो है थोड़ी लोनली थी, सैड थी, क्योंकि उनके पास लोग तो बहुत थे. शी वॉज नॉट अलोन बट शी वॉज लोनली, राइट. तो उनके पास फैमिली में बहुत लोग थे, उनके लविंग पेरेंट्स थे, एक एल्डर सिस्टर थी, 30 अदर पीपल भी थे, बट कहीं ना कहीं शी डिड नॉट हैव दैट बॉन्ड, दैट क्लोजर रिलेशनशिप विद एनीबॉडी कि जिसके साथ वो अपनी थॉट्स शेयर कर सके. एन फ्रैंक थॉट माइट बी इट इज हर फॉल्ट. उनको ऐसा लगता था मे बी कि उनका फॉल्ट है कि वो ज़्यादा लोगों से जेल नहीं कर पाती, मिंगल अप नहीं कर पाती. तो कहीं ना कहीं उनको लगता था मे बी हो सकता है मेरी गलती है कि मेरे में वो नहीं है कि मैं किसी से जाके अपने जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, शेयर कर सकूं. बट देन उनको उनके अंकल ने क्या की था भाई, 13 बर्थडे पे एक डायरी गिफ्ट की थी और उस डायरी में फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो भाई मैं अपने थॉट्स फीलिंग्स लिखती हूँ, क्योंकि शी जस्ट वांटेड टू गेट दैट बर्डन ऑफ हर चेस्ट. क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं. Anne Frank did not have a true friend with whom she could share her thoughts and फीलिंग्स. देखो सबसे मेजर पॉइंट तो यही मेंशन करना है कि एन फ्रैंक के पास एक कोई ट्रू फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स या थॉट्स शेयर कर सकती थी. इसीलिए शी चोज अ डायरी ओवर एनी अदर पर्सन. Although she had spent a good time with her friends, but she was unable to share her views and thoughts with them. Very important भाई कि उनके पास देखो 13 साल तक की उम्र के बाद वो डायरी लिख रही है, राइट. तो इन 13 ईयर्स में, ड्यूरिंग दीज 13 ईयर्स डेफिनेटली उन्होंने फ्रेंड्स तो होंगे उनके, राइट. जैसे क्लासरूम में फ्रेंड्स थे उनके, सेन की बात हुई है जैसे, राइट. वैसे अदर क्लासमेट्स होंगे, कुछ नेबर्स होंगे, कुछ कजन्स होंगे, कोई ना कोई तो होगा डेफिनेटली, राइट. तो कहीं ना कहीं उनके पास लोग तो थे, बट शी डिड नॉट हैव दैट ट्रू फ्रेंड. वो एक वन ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होता ना जिससे आप हर चीज शेयर कर पाते हो, वो नहीं था उनकी लाइफ में जिससे वो अपने म्यूजिंग्स, अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाए. When she got her diary, she decided to share everything with it because she believed that nobody would be interested enough in her musings. But जब उनके पास एक डायरी आई, she got it as a birthday gift. उन्होंने डिसाइड किया कि चलो फाइनली इज द टाइम कि मैं जो हूँ अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स इस डायरी में मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि कोई इंसान होगा इस दुनिया में जो उनकी इन फीलिंग्स, इन थॉट्स, इन म्यूजिंग्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा. एक 13-year-old बच्ची के थॉट्स, फीलिंग्स जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, ऐसा एन फ्रैंक का मानना था. इसीलिए शी थॉट कि भाई डायरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर राइट नाउ कि मैं अपनी सारे फीलिंग्स इसमें लिख दूं. So she treated her diary as her best friend. It would keep her life a secret and would not react like people. She confided everything in the diary, her family, her fear, her loneliness, her life, and considered it as her best friend. और इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी को चूज किया. आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर सकते हो. So she treated her diary Kitty. ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम भी मेंशन कर दिया आपने कि इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी जो किटी है उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर किया, अपनी सारी फीलिंग्स उसमें शेयर की, क्योंकि उनको लगता था भाई और कोई इंसान नहीं है जो मेरी ये सारी बातें सुनेगा या फिर इंटरप्ट नहीं करेगा, क्रिटिसाइज नहीं करेगा. ये सारी चीज़ें इस डायरी में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो चुपचाप सुनती भाई डायरी तो, राइट. तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि डायरी इज द बेस्ट थिंग टू शेयर माई फीलिंग्स और माई थॉट्स. और उस डायरी में उन्होंने हर चीज़ मैंशन की, वो उनकी फैमिली के बारे में हो, वो उनके डर के बारे में हो, उनकी लोनलीनेस, उनके अकेलेपन के बारे में हो, उनकी लाइफ के बारे में हो. हर चीज उन्होंने एक डायरी में ऐसे मेंशन की जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं हर एक चीज रिलेटेड टू आवर लाइफ. सेम वे शी ट्रीटेड हर डायरी किटी एज हर बेस्ट फ्रेंड. क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था भाई, कन्फाइड करना क्यों उन्होंने सही समझा डायरी में, क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, कोई इंसान नहीं था जो उनकी 13-year-old बच्चे की कोई बात सुनना पसंद करेगा, उनके थॉट्स, उनके फेयर, उनकी लोनलीनेस के बारे में जानना पसंद करेगा. और अगर किसी ने सुन भी लिया तो उनको नहीं लगता तब पेशेंस होगा किसी में कि कोई उनको जज नहीं करेगा या क्रिटिसाइज नहीं करेगा. सेम चीज उनके दिमाग में आई और इसीलिए उनको लगा कि डायरी इज द बेस्ट थिंग टू शेयर माय व्यूज और माय फीलिंग्स विद. क्लियर? तो कैसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इनडायरेक्टली यही पूछा गया है कि एन फ्रैंक ने डायरी को क्यों चूज किया टू शेयर हर फीलिंग्स एंड थॉट्स, तो इस तरीके के आप आंसर मेंशन कर सकते हो. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड एन इन राइटिंग द एसे एंड हाउ. किसने ऐसे लिखने में मदद की एन की और कैसे.
अब यहाँ पर ऑब्वियसली डायरेक्टली मेंशन तो करेंगे नहीं कि थर्ड टाइम ऐसे या फिर क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, इस टॉपिक पे उनकी मदद किसने की, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बाकी दो ऐसे तो उन्होंने खुद ही लिखे थे, सिर्फ ये ऐसे था जिसमें उनको एक आइडिया दिया था उनकी फ्रेंड ने कि क्यों ना तुम एक पोएटिक फॉर्म में एक वर्स फॉर्म में लिख दो इस ऐसे को, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द ओनली ऐसे जिसमें उनको हेल्प की थी उनकी फ्रेंड ने एक सजेशन देकर। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हु हेल्प्ड एंड, दिस मीन्स the question is directly asking you who helped Anne to write the essay for the third time, या फिर टॉपिक दे देंगे कि इस ऐसे को लिखने में किसने उनकी मदद की। क्लियर? तो उनकी फ्रेंड सेन ने। एंड हाउ, और कैसे की भाई, उन्होंने बोला कि एक पोएटिक फॉर्म वर्स फॉर्म में लिखो। देखो अगर शॉर्ट आंसर है तो डायरेक्टली 2 लाइन में या 3 लाइन में आंसर खत्म कर सकते हो डायरेक्ट मेंशन करके, बट आपको पता है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आपको बताना पड़ेगा कि एन को पनिशमेंट मिलती थी, उनको ऐसे लिखने को दिया गया, पहले 2 बार उन्होंने ऐसे लिख लिया अपने हिसाब से, बट देन शी वाज एग्जॉस्टेड ऑफ हर इंजेन्युइटी ऑफ द टॉपिक, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज आने बंद हो गए थे। देन हर फ्रेंड सजेस्टेड हर टू राइट द एसे इन अ वर्स फॉर्म, और वो सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, शी जम्प्ड विद जॉय एंड देन शी डिसाइडेड टू राइट अ स्टोरी ऑफ father swan and mother duck and their 3 ducklings who were bitten by bitten to death by because they quacked too much। तो इस तरीके से अगर आप ये मेंशन कर देते हो तो then this will be a complete long answer। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Anne was fond of talking a lot। भाई Anne was very talkative, she loved talking। Mr. Keesing punished her and gave her essays to write one after another as she did not stop talking in the class। फिर आप यहाँ पे चाहो तो और भी थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि मिस्टर कीसिंग मैथ्स टीचर ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, चाहो तो यू कैन राइट दिस। तो मिस्टर कीसिंग जो थे एन फ्रैंक के टीचर, वो उनको बहुत बार वार्न कर चुके थे कि भाई कम बात करो, बट शी डिड नॉट लिसन टू हिम, और इसीलिए टाइम एंड अगेन वो उनको साइमल्टेनियसली पनिशमेंट देते जाते थे, एक के बाद एक के बाद एक पनिशमेंट उनको देते जा रहे थे, और वो क्या था, टू राइट एन ऐसे। When she was asked to write the essay for the 3rd time on the topic quack 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 said Mistress Chatterbox, she decided to make it ओरिजिनल। बट जब तीसरी बार उनको वही टॉपिक थोड़ा मॉडिफाई करके दिया मिस्टर कीसिंग ने, तो उन्होंने डिसाइड किया, किसने, एन फ्रैंक ने, कि इस बार मुझे कुछ ओरिजिनल डालना पड़ेगा इस ऐसे में, ताकि मिस्टर कीसिंग कनेक्ट कर पाए, समझ पाए कि एन फ्रैंक एग्जैक्टली क्यों इतनी बातचीत करती है। Her friend Sane helped her as she was good at poetry and suggested her to write the entire essay in the verse। फिर किसने उनको हेल्प किसने की, यही डायरेक्ट क्वेश्चन था तो हमने अब बताया, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर नहीं है तो ऑलवेज कीप इन माइंड लॉन्ग आंसर मतलब क्या, कि भाई उससे रिलेटेड थोड़ी आउटलाइन बनाओ एग्जामिनर के दिमाग में, ठीक है। तो आपने मेंशन कर दिया कि एन फ्रैंक को बातें करना पसंद था, उनको पनिशमेंट मिलती थी, ऐसे लिखना था, 3 बार ऑलरेडी हो चुका था, तीसरी बार जब लिखा तो उनके पास आइडियाज खत्म हो गए थे, और इसलिए उनकी फ्रेंड सेन, जिसको पोएट्री में भी इंटरेस्ट होगा तभी उन्होंने बताया, राइट, उन्होंने सजेस्ट किया कि एन तुम्हें अब इस बार पोएटिक फॉर्म में, वर्स फॉर्म में अपने ऐसे को लिखना चाहिए। क्लियर? एंड ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन मिस्टर कीसिंग विद द ऐसे। और फिर एन ने क्या डिसाइड किया कि भाई मेरे ऊपर जोक किया है तो लेट मी ऑल्सो मेक इट जस्ट ऑपोजिट, जस्ट टर्न इट अराउंड, कि मैं जो हूँ इस जोक को अब मिस्टर कीसिंग पे कर देती हूँ। तो उन्होंने ये डिसाइड किया एंड शी रोट एन ऐसे जो कि इनडायरेक्टली वाज अ जोक ऑन मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग टुक इट इन द राइट वे एंड रेड इट इन द क्लास, और इसको बहुत सही तरीके से मिस्टर कीसिंग ने एक्सेप्ट किया। कोई और टीचर होता तो दैट टीचर वुड हैव गॉट एंग्री, बट लकीली मिस्टर कीसिंग ने समझा कि व्हाट एन फ्रैंक वांटेड टू टेल हिम। He understood that she was not a dull student but talkative, so he allowed her to talk and did not punish her again। फिर उनको समझ आया कि भाई इतना क्रिएटिवली, इतनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, जैसे भले वो फर्स्ट ऐसे हो, सेकंड ऐसे हो, हमेशा एन फ्रैंक ने एक बहुत ही क्रिएटिव वे में अपने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स रखे थे ऐसे में। तो उनको समझ आ गया मिस्टर कीसिंग को। फॉर द 3rd टाइम ऑल्सो शी ट्राइड टू राइट अ पोएम, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, टेकिंग द डक एंड स्वान एग्जाम्पल। तो मिस्टर कीसिंग समझ गए थे कि डेफिनेटली एन फ्रैंक एक डल, एक ऐसी स्टूडेंट नहीं है जो एवरेज हो, जिसको पढ़ाई में शौक नहीं है, डेफिनेटली शी इज इंटेलिजेंट, और वो बातचीत करती है, चलो कोई बात नहीं। नाउ ही अंडरस्टूड कि लेट मी अलाउ हर टू टॉक, एटलीस्ट शी इज गुड इन स्टडीज और समथिंग, तो इसीलिए ही अंडरस्टूड कि चलो बातचीत ही तो करती है तो लेट मी अलाउ हर। तो फिर उसके बाद शी वाज नेवर गिवन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मिस्टर कीसिंग ऑल्सो ट्राइड टू मेक जोक्स इन द क्लास। क्लियर? तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली अगर शॉर्ट आंसर होता तो आप बता देते हैं कि सेन फ्रेंड ऑफ एन फ्रैंक
told her or helped her that she should write the essay this time in a verse form, in a poetic form, and took the suggestion and wrote an essay explaining the story or telling the story of Mother Duck and Father Swan and their 3 ducklings who were bitten to death just because they quacked too much. And by this, or with the help of this essay, Mr. Keesing was able to understand the point of view of Anne Frank, and never, he gave an extra homework to Anne Frank or never told her not to talk in the class. क्लियर? तो फिर ये शॉर्ट आंसर हो जाता, बट अब लॉन्ग आंसर पूछा है तो यू हैव गिवन अ प्रॉपर आउटलाइन, हुआ क्या था, एंड देन यू एक्सप्लेन द आंसर. क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक. पूरे चैप्टर में से आपको एन फ्रैंक के बारे में क्या पता चल रहा है वो आपको यहाँ मेंशन करना है. डेफिनेटली देखो, वी हैव नेवर मेट एन फ्रैंक, राइट? तो उनकी जो डायरी एंट्री है उससे समझ आता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी वाज, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी वाज. अब यहाँ देखो क्या क्या बता सकते हो. सबसे पहले तो आपको पता है कि एन फ्रैंक जो है एक यंग गर्ल है, राइट? वो उनके पास बहुत अच्छी फैमिली थी. शी लव्ड हर फादर, शी लव्ड हर ग्रैंड मदर, शी हैड अ लविंग फैमिली, बट शी वॉज समवेयर अलोन. Not alone, she was somewhere lonely, right? फिर आप लिख सकते हो कि she was in a search of a true friend, and that long awaited true friend was her diary Kitty. She always wanted to share her feelings with someone. यानी कि बोल सकते हो कि this tells that Anne Frank was introvert और shy kind of girl, क्योंकि वो कभी भी किसी इंसान से अपने thoughts feelings share नहीं कर पाई. तो maybe she was introvert or shy, but then she got the diary Kitty in her life, that long awaited friend, और फिर उन्होंने अपने shares किए, अपनी feelings thoughts उसमें mention किया. ठीक है? नेक्स्ट आप बता सकते हो कि भाई एन फ्रैंक बहुत टॉकेटिव थी, जो कि डायरेक्टली मेंशन्ड है आपको. तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट आप एक और बता सकते हो कि शी वाज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, शी टॉक्ड अ लॉट इन द क्लास, एंड बिकॉज ऑफ दिस शी वाज पनिश्ड नाउ एंड देन बाय मिस्टर कीसिंग, हर मैथ्स टीचर. फिर आप यहाँ पे एक और ट्रेट बता सकते हो कि जस्ट listening or just reading about the essays of Anne Frank, it is totally convincing कि Anne Frank जो है एक बहुत ही intelligent girl थी. She was creative because she was able to write all the 3 essays in a very different and creative way. She was able to convince Mr. Keesing that why talking was a student trait and why she talked too much in the class. तो ये सारी जो बातें हैं आपको इस चैप्टर से पता चलती हैं कि she was intelligent, she was creative, she was a lonely girl, sad girl, she was introvert, shy. ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो इस आंसर में. तो कैरेक्टर स्केच जो है आपको उतना ही बताना है जितना चैप्टर में है. डोंट ट्राई टू सर्च अबाउट एन फ्रैंक ऑन इंटरनेट कि भाई और क्या क्या है और बातें मैं पढ़ लेता हूँ वो मेंशन कर देता हूँ. नहीं, जो चैप्टर में पता चल रहा है वही आपको मेंशन करना है इन दिस आंसर. चलिए इस क्वेश्चन का एक सैम्पल आंसर डिस्कस करते हैं. Anne Frank was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. अब देखो Anne Frank का कैरेक्टर स्केच देना है तो उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत तो बताओगे, राइट? तो आपने क्या बता दिया यहाँ पर कि when she was born and where she was born on 12 June 1929 in Frankfurt, Germany. Anne was a sensible young girl. कैसे पता चला पहला ट्रेट सेंसिबल थी वो? क्यों? क्योंकि भाई शी कुड फील दैट, राइट, कि शी वॉज लोनली. उनको वो चाहिए था कोई जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके. तो सेंसिबल लड़की थी. यंग गर्ल क्यों बोला है? बिकॉज शी वॉज अराउंड 13 years old जब उन्होंने अपनी डायरी लिखना स्टार्ट किया. दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर एंड 30 other people, yet she felt lonely. भले ही उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी फैमिली थी, लविंग पेरेंट्स थे, एक एल्डर सिस्टर थी और 30 लोग और थे, राइट, बट फिर भी शी फेल्ट लोनली. She was 4 years old when her father went to Holland. जब वो 4 साल की थी तब उनके पापा हॉलैंड चले गए थे. She was very intelligent. She could not share her innermost thoughts and feelings with her friends. Intelligent बहुत थी वो, but कहीं ना कहीं she was introvert और shy, ऐसा mention कर सकते हो. तो वो अपने thoughts और feelings जो है किसी से share नहीं कर पाती थी. She knew that no one would understand her need to keep a diary. Intelligent क्यों है वो आगे आपने बता भी दिया, क्योंकि उनको लगता था कि भाई कुछ भी मैं mention करूँगी तो कोई interested नहीं होगा मेरी बातें सुनने में. Because she was very young at that time, right? तो वो चीज उनको समझ आ गई थी. She could sense that, तो she was sensible and intelligent enough. Anne was very caring and loving. She adored her father. बहुत ज़्यादा caring और loving थी. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी. She adored her father. तो ये चीज़ पता चलती है कि हाँ, she loved her family a lot. She loved her grandmother. और क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि भाई किसी को मैं बताती नहीं हूँ बट मैं अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, ग्रैंडमदर को, तो ये भी बताता है she was very caring and loving and often thought of her after her death. She was quite mature for her age, for she knew that no one would have time to read the thoughts of a 13-year-old girl. और इतना समझ जाना कि भी 13 साल की बच्ची की बातें कोई नहीं समझना चाहेगा, ये खुद में एक मेच्योरिटी की बात है, राइट? एक 13-year-old की बच्ची समझ जाए कि उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इस लाइफ में, तो दिस इज ऑल्सो अ साइन कि शी वॉज वेरी मेच्योर इनफ. तो ये भी आप एक ट्रेट इसमें मेंशन कर सकते हो. क्लियर? ऑल राइट.
It was because of this maturity that she could not confide in her friends. देखो दो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, या तो मेंशन कर सकते हो कि मे बी एन फ्रैंक वॉज यू नो शाय और इंट्रोवर्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट वो कभी किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, राइट, करती नहीं थी। या फिर आप बोल सकते हो कि एन फ्रैंक वॉज सो मेच्योर इनफ, उनमें इतनी मेच्योरिटी थी एट सच अ यंग एज कि उनको समझ आ गया था भाई कि देयर इज नो पर्सन, पेपर तो चलो ठीक है बट कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स अगर शेयर करूंगी तो दैट पर्सन वुड नॉट यू नो जज, इंटरप्ट और गिव हर पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता था कि मैं किसी भी इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी तो मे बी यू नो कि दैट पर्सन कैन बी इग्नोरेंट, दैट पर्सन कैन यू नो इंटरप्ट, या फिर पेशेंस नहीं हो उस पर्सन में, सुने ही नहीं पूरी बात। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में थी, इसीलिए हम कह सकते हैं शी वॉज वेरी मैच्योर इनफ। शी वॉज वेरी टॉकेटिव एंड वॉज ऑफन पनिश्ड बाय हर मैथ्स टीचर। वो जो है बहुत टॉकेटिव थी, बातचीत बहुत करती थी, इसीलिए शी वॉज पनिश्ड बाय मैथ्स टीचर। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि एन फ्रैंक शाय थी या इंट्रोवर्ट थी तो फिर हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते शी वॉज वेरी टॉकेटिव, राइट, क्योंकि अगर कोई पर्सन बहुत टॉकेटिव है तो डेफिनेटली वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने तक ही रहते, किसी से बात नहीं करते, खुलते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हमने क्या रख दिया कि हाँ भाई शी वॉज मैच्योर, इसीलिए उनको समझ आ गया था कि भाई किसी इंसान से अपनी बातचीत शेयर नहीं करनी चाहिए, और फिर आपने ये पॉइंट मेंशन कर दिया शी वॉज वेरी टॉकेटिव। क्लियर? तो जब ये पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में आता ना तो ट्राई टू लिंक इट। पहले हमने वही सोचा जो हमें सोचना चाहिए था कि हाँ भाई मे बी शी वॉज इंट्रोवर्ट और शाय, इसीलिए वो अपनी बातें शेयर नहीं करती थी, बट जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमको पता चलता है यार वो तो बहुत बातचीत करती थी क्लास में, तो डेफिनेटली वो शाय नहीं थी, उनको ऐसा कोई पर्सन लगता नहीं था कि जो उनकी सारी बातें यू नो सुनेगा। क्लियर? Yet she was intelligent and had a good sense of humor. She convinced her teacher with her arguments. Ultimately, he took the joke and did not punish her anymore. फिर हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि भाई वो बहुत इंटेलिजेंट थी, डेफिनेटली शी वॉज मेच्योर इनफ, और उनके पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर था। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने बहुत ही सही तरीके से यू नो फर्स्ट ऐसे रहा हो या उनका थर्ड ऐसे रहा हो, बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटिवली उन्होंने ये बताया कि भाई एक स्टूडेंट ट्रेट है, नैरेटेड कैरेक्टर है, तो कैसे भैया छोड़ दूं मैं बातचीत करना। फिर एट द लास्ट ऐसे भी उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली यू नो स्टोरी मेंशन की जिसके थ्रू मिस्टर कीसिंग वाज आल्सो कन्विंस्ड ऑफ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, राइट। तो कहीं ना कहीं यू नो शी हैड अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको समझ आता था कि मुझे कहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। क्लियर? तो ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स पता चलते हैं किसके, एन फ्रैंक के, कि शी वाज इंटेलिजेंट, शी वाज मैच्योर, शी वाज वेरी टॉकेटिव, शी हैड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। शी वाज अ सेंसिबल गर्ल। क्लियर? तो ऑल दीज पॉइंट्स यू नो कहीं ना कहीं ये डिस्क्राइब करते हैं द कैरेक्टर ऑफ एन फ्रैंक। क्लियर? ऑलराइट। Next question is, paper has more patience than people justify. अब ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा यू नो अगर चांसेस होते हैं किसी क्वेश्चन की दिख जाता है, राइट, वो एक ये पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सॉर्ट ऑफ एक स्टेटमेंट दे दी है एंड विच यू कैन यू नो गिव योर पॉइंट ऑफ व्यूज, या फिर आप एन फ्रैंक की तरह सोच कर कुछ लिख सकते हो, राइट, कि पेशेंस जो है पेपर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीपल। कैसे? तो आप यहाँ पे बता सकते हो भाई कि यू नो पेपर में आप कुछ भी लिखो, आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ डायरी ले रहे हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखते हो, या फिर आप अपना गुस्सा निकालते हो, खुशी बताते हो, कुछ ऐसा बोलते हो जो कि सेंसिबल नहीं है, यू नो स्टूपिड चीज है, कुछ भी लिख दो पेपर में, पेपर यू नो विल नॉट रिवर्ट बैक, पेपर आपको यू नो जवाब नहीं देगा कि भाई क्या लिख रहे हो, राइट। या फिर कुछ भी लिखते हो, अक्ल नहीं है, या मुझे सुनना नहीं है, या क्रिटिसाइज करें आपको जज करें कि आप इस टाइप के पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं पेपर क्या है, पेपर एक ऐसी चीज है जिसपे आप कुछ भी लिखोगे ना तो वो एक पेशेंस रहता है पेपर में, वो आपकी सुनेगा। क्लियर? बट इंसानों में ऐसा नहीं है, पीपल डो नॉट हैव सच काइंड ऑफ पेशेंस जो पेपर की तरह चुपचाप सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए एन फ्रैंक को लगता था कि भाई पेपर में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, पेपर जो है वापस रिवर्ट बैक नहीं करेगा, बट अगर किसी इंसान को मैं बताऊंगी तो मे बी वो पर्सन या तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा मेरी बातें सुनने में, या फिर अगर इंटरेस्टेड होगा तो मे बी वो जज करेगा। क्लियर? तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन फ्रैंक। चलिए अब एक आंसर देख लेते हैं विच यू नो गिव्स यू प्रॉपर आउटलाइन कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना है। ऑलराइट। So Anne believes that people are not interested in others' life as they are stuck with their own problems. So it is really hard to get someone who can give importance to her diary. अब यहाँ पर एन फ्रैंक को ऐसा लगता है कि भाई जो लोग हैं, जनरली कोई भी इंसान हो, उन्हें जो है अपनी लाइफ में ही इतनी चीजें होती हैं, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा यू नो वो जुड़े हुए रहते हैं, खोए हुए रहते हैं कि किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट लेना उनको नहीं पसंद आएगा, राइट। यानी कि अगर एन फ्रैंक की डायरी कोई पढ़ता है, उनकी थॉट्स या उनकी फीलिंग्स को अगर कोई समझने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं इट वुड बी यू नो
नॉट एन आइडिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनीबॉडी, ये बोलना चाह रही है एन फ्रैंक कि किसी इंसान के लिए ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा टू अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? People feel bored and become impatient when we talk about our problems. Very important. अगर किसी से भी आप अपने problems के बारे में शेयर करते हो तो एक ऐसा point of time आता है जब people जो है ना they get bored कि भाई कब तक सुनते रहेंगे तुम्हारी problems के बारे में, right? या फिर वो impatient हो जाते हैं कि नहीं अब हमें नहीं सुनना है, एक level हो जाता है कि नहीं बस अब हो गया, अब हमें नहीं सुनना. क्लियर? तो लोग जो हैं वो impatient भी हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं आपकी problems के बारे में सुनकर. On the other hand, when we write our feelings and thoughts on paper, we can write as long as we want without thinking of anyone, intention, as it doesn't react. बट अगर वहीं पे आप अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू थॉट्स जो है पेपर पे लिखने की कोशिश करते हो तो आप जब तक चाहो लिख सकते हो. पेपर कभी भी बंद नहीं कर देगा अपने आप को कि नहीं बस हो गया अब नहीं लिखना, राइट? और ना ही इट विल आंसर यू बैक या रिएक्ट नहीं करेगा पेपर की आपको ऐसा लगे कि मैं क्यों लिख रही हूँ. ठीक है, आपको पता है कि कोई और जो है नहीं सुन रहा है इस चीज़ों को और पेपर के कोई इंटेंशंस तो होते नहीं है, राइट? कि वो समझेगा या किसी चीज़ को किस तरीके से लेगा. तो आपको पता है पेपर में एक पेशेंस भी होता है, आप जब तक चाहो तब तक लिख सकते हो. इसीलिए एन फ्रैंक थॉट कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन. क्लियर? Feelings, we can share our feelings both sad and happy. It never gets bored or stops us to write. और आपको कोई भी फीलिंग शेयर करनी हो, वो एक्साइटमेंट की हो, वो हैप्पीनेस की हो, वो सैडनेस की हो, कुछ भी हो आप शेयर कर सकते हो किसी भी एक पीस ऑफ पेपर पे, क्योंकि वो ना तो कभी बोर होता है ना ही आपको स्टॉप करता है टू राइट. It behaves like a true friend who keeps your secret and listens to you patiently. ट्रू फ्रेंड कौन होता है? जो ना आपकी हर एक बात सुने, राइट? वो भले ही नॉन सेंसिकल हो, बिल्कुल नॉन सेंसिबल हो, इररेलेवेंट हो, वर्थलेस हो, स्टूपिड हो, कुछ भी बात हो, अ ट्रू फ्रेंड इज द वन जो आपकी हर एक बात को ध्यान से सुनता है. ठीक है, वो जज नहीं करता. क्लियर? वैसे ही पेपर जो है वो भी एक ट्रू फ्रेंड की तरह काम करता है अकॉर्डिंग टू एन फ्रैंक, क्योंकि आप कुछ भी लिखते जाओ दैट इज नॉट गोना जज यू एंड विल लिसन टू यू पेशेंटली. क्लियर? सो एन थिंक्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और इसीलिए इन कारणों की वजह से ही एन को लगता था कि भाई पेपर में ज़्यादा पेशेंस है एज कम्पेयर टू पीपल. क्लियर? तो आपने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज दे दी कि आप कुछ भी लिख सकते हो जब तक चाहो, पेपर में पेशेंस होता है, पेपर इज नॉट गोना रिएक्ट, क्रिटिसाइज और जज यू, या फिर पेपर जो है वो कभी भी नॉन इंटरेस्टेड नहीं होगा आपकी बातें सुनने में, बट पीपल आर नॉन इंटरेस्टेड, पीपल गेट बोर्ड एट सम लेवल पॉइंट ऑफ टाइम जब उनको लगता है कि नो आई डोंट वांट टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए पेपर इज द बेस्ट आइडिया टू pour your feelings out compared to people, which is what? Which is the thinking of Anne Frank. Clear? All right. Next is from the diary of Anne Frank throws light on the teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. Anne Frank का जो चैप्टर है from the diary of Anne Frank, इसमें आपको थ्रो करना है, यानी कि you have to give your point of view on a teacher-student relationship, class atmosphere and discipline. यानी आपको क्या करना है भाई, मिस्टर कीसिंग और एन फ्रैंक से रिलेट करते हुए आपको इस पूरे आंसर को फॉर्म करना है कि एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि मिस्टर कीसिंग यूज टू टेल एन फ्रैंक की ज़्यादा बात मत करो, इससे क्या होता है क्लास एटमॉस्फेयर खराब होता है, डिस्टर्बिंग होता था बहुत ज़्यादा बात करना एन फ्रैंक का. तो उन्होंने उनको क्या दिया? पनिशमेंट दिया. फर्स्ट पनिशमेंट ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, बट समवेयर शी डिड नॉट स्टॉप टॉकिंग टू मच. तो इस वजह से मिस्टर कीसिंग को अगेन पनिशमेंट देनी पड़ी, जिससे एन फ्रैंक को. सेकेंडली क्या हुआ भाई? सेकेंडली फिर उन्होंने पनिशमेंट तो ले ली, बट अगेन शी कंटिन्यूसली शी वाज टॉकिंग, और कहीं ना कहीं फिर मिस्टर कीसिंग को उनको थर्ड टाइम भी पनिशमेंट देनी पड़ी. थर्ड टाइम जब उन्होंने बहुत प्रॉपरली एक स्टोरी के माध्यम से मिस्टर कीसिंग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया, मिस्टर कीसिंग उस चीज़ को समझे और फिर उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने उनको अलाउ किया टू टॉक व्हाट एज मच एज शी वांटेड द क्लास. क्लियर? तो ये एक पूरा स्टूडेंट जो टीचर रिलेशनशिप है वो पता चल गया है हमको चैप्टर में, तो वो हम मेंशन करेंगे इस आंसर में. चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीके से लिखना है. सो द डायरी ऑफ एन फ्रैंक क्लियरली डिस्क्राइब्स द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. जो डायरी है एन फ्रैंक की उसमें क्या है भाई, बहुत क्लियरली एक स्टूडेंट और एक टीचर का रिलेशनशिप दिखता है. कैसे? क्लास एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन. हर एक चीज के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपने लाइन यहाँ मेंशन कर दी, तो दिस इज एन एडेड एडवांटेज टू योर आंसर कि हाँ भाई आपने क्वेश्चन को भी मेंशन कर दिया. क्या कि जो डायरी ऑफ एन फ्रैंक है इसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्लास का एटमॉस्फेयर और डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है. Anne, who talks a lot in the class, gets punished by Mr. Keesing, her maths teacher. क्योंकि Anne बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी भाई क्लास में, तो इसीलिए Mr. Keesing punished her for talking too much in the class. He asked her to write essays as punishment, which is learning and disguise, because he wanted her to focus on studies. देखो ये पॉइंट जो है ना बहुत अच्छे से मेंशन किया है. डिस्गाइज मतलब यानी जो छुपा हुआ, हिडन.
यानी देखो, अगर एन फ्रैंक के टीचर मिस्टर किसिंग चाहते तो वो क्या करते भाई, उनको नॉर्मल फिजिकल पनिशमेंट्स दे देते, यानी कि मारना या फिर उनको खड़ा रखना, ठीक है, बेंच पे, कुछ भी जो भी पनिशमेंट्स होती हैं, यानी आपको राउंड मारने हैं, ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें वो कर सकते थे जिससे कुछ इफेक्ट या कुछ ऐड नहीं होता एन फ्रैंक की लाइफ में। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको ऐसे लिखने को दिया तो कहीं ना कहीं उनकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो रही होंगी, उनको एक उनका क्रिएटिव लेवल बाहर आ रहा होगा कि किस तरीके से एक टॉपिक पे बार बार लिखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट ऑल्सो एंड सॉर्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो। तो ये एक लर्निंग इन डिस्गाइज का काम कर रहा था, यानी कि दिख तो क्या रहा था पनिशमेंट, बट कहीं ना कहीं एक लर्निंग छुपी हुई थी इस पनिशमेंट के पीछे। He cannot be blamed for the punishment as he did it for the development of Anne. और मिस्टर कीसिंग का ऐसा नहीं था कि हम ऐसा बोले यार मिस्टर कीसिंग कैसे हो, कैसे टीचर हो, बार बार पनिश करो, नहीं, वो तो बल्कि एन के भले के लिए, क्योंकि एन का इतना बोलना, बातें करना क्लास में कहीं ना कहीं उनकी स्टडीज को, एन की स्टडीज को अफेक्ट कर रहा था। जैसे अगर हम चैप्टर में देखते हैं तो व्हेन एन वाज एक्सप्लेनिंग कि भाई मुझे लगता था कि मैं तो पास हो जाऊंगी, प्रमोट हो जाऊंगी नेक्स्ट ग्रेड में, बट मुझे अगर थोड़ा बहुत डर है तो वो मैथ सब्जेक्ट में है, राइट, यानी कि वो क्लास में इतनी बात करती होंगी इसीलिए उनका मैथ्स में दिमाग नहीं लगता होगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं शी फेल्ट कि यार शायद मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आ जाए। क्लियर? तो एन के जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, वो इन पनिशमेंट्स के थ्रू उनको ये भी सिखाना चाहते थे कि भाई बातचीत कम करें वो, और दूसरी बात उनकी एक तरीके से लर्निंग भी हो रही थी, और ताकि वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाए। The teacher-student relationship is very respectful and sacred. It is about discipline and classroom manners which are essential for every student as well as teacher. Otherwise, both teaching or learning could hamper. एक student teacher जो relationship होता है ना, this is very important, very respectful relationship. और इसमें अगर क्लास में कोई discipline नहीं होगा या classroom manners follow नहीं किए जाएंगे तो दोनों learning और teacher जो है, teaching जो है hamper हो जाती है, यानी कि कम हो जाता है, reduce हो जाता है, कहीं ना कहीं damage हो जाती है learning भी और टीचिंग भी। अगर क्लासरूम मैनर्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है फॉलो किए गए क्लासरूम में, तो कहीं ना तो लर्निंग प्रॉपर होगी, ना ही टीचिंग प्रॉपर होगी। और इन्हीं चीज को मिस्टर कीसिंग समझ पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने एन को पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसी पनिशमेंट दी जो कि यूजलेस नहीं थी, राइट, वो कहीं ना कहीं ऐसे लिख रही थी, उनकी इंप्रूवमेंट हो रही होगी स्किल्स में, उनका दिमाग क्रिएटिव लेवल जो है उनको समझ आ रहा होगा कि मैं कितना लिख सकती हूँ, राइट, और कहीं ना कहीं वो उनको समझाना भी चाहते थे कि भाई दिस इज अ पनिशमेंट फॉर यू, ताकि तुम बात करना बंद करो क्लास में, इससे क्या होगा, यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज। क्लियर? तो दिस इज द वे जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप क्या है इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरी बात, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मेंटेनिंग द क्लासरूम मैनर्स एंड डिसिप्लिन। क्लियर? ऑल राइट। Next is, this relationship is clearly shown in Mr. Keesing and Anne Frank actions as they both try to joke on each other but in very humorous and healthy manner. अब होता है ना कि when teachers scold the students, तो students क्या करते हैं, they take two ways. एक तो होते हैं who respect their teachers और उसी वे में लेते हैं, they understand कि टीचर भाई मेरे भले के लिए बोल रहा है। सेकेंडली, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता बहुत बुरा लग जाता है एंड दे जस्ट रिएक्ट इन अनदर वे, जो अच्छे तरीके से नहीं रिएक्ट कर पाते हैं इस चीज़ पे। तो इस चैप्टर में क्या पता चल रहा है कि भले ही मिस्टर कीसिंग हो या एन फ्रैंक हो, दोनों ही जोक करने की कोशिश कर रहे थे, ह्यूमरस वे में पनिशमेंट को ले रहे थे, बट उनका उनको पता चल रहा था कि हाँ भाई एक अच्छे तरीके से किस तरीके से इस पनिशमेंट को लिया जा सकता है। दे वर नॉट इंसल्टिंग ईच अदर, कहीं ना कहीं दे वर मेंटेनिंग दैट डेकोरम ऑफ द क्लास। So this healthy relationship is needed everywhere in the class for effective teaching and learning. और इसी तरीके से इस चैप्टर से समझ आता है कि हाँ भाई ये जो healthy teaching और learning atmosphere है ये ज़रूरी है, this is required in every classroom as we can see in this chapter. Clear? All right. Next is, was Anne an intelligent girl? Support your answer giving instances. जो एन फ्रैंक है, क्या वो एक इंटेलिजेंट गर्ल थी या नहीं? We need to support the answer by giving the examples from the chapter. Definitely Anne was very intelligent. सबसे पहली चीज तो she understood कि भाई nobody would be interested to listen to her thoughts or feelings as she is just 13-year-old girl, right? पहली चीज। दूसरी बात, गिविंग द आंसर्स और गिविंग द एग्जाम्पल्स और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स इन द एसेज इन सच अ क्रिएटिव वे, अनदर चीज है जो बताता है कि यस शी वाज इंटेलिजेंट। क्लियर? थर्ड थिंग, किस तरीके से उन्होंने एक स्टोरी को बताया, जो डकलिंग और स्वैन की स्टोरी थी, वो स्टोरी उन्होंने कितनी प्रॉपरली क्रिएटिव वे में इस आंसर में, इस ऐसे में बताया, जो थर्ड टाइम उनको पनिशमेंट मिली थी, वो भी बताता है कि हाँ भाई शी वॉज इंटेलिजेंट। क्लियर? तो ये सारी बातें बिल्कुल बताती कि एन इंटेलिजेंट गर्ल थी, और हमें सपोर्ट में क्या करना है, हमें सपोर्ट में एग्जांपल्स देना है कि भाई क्यों थी इंटेलिजेंट, एक एग्जांपल दे दिया, सेकेंडली एग्जांपल दे दिया, तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सैंपल आंसर।
Anne was indeed an intelligent girl. Definitely she was an intelligent girl. She was only 13 but her diary shows she was mature for her age. वो सिर्फ 13 years old थी, बहुत छोटी एज है 13 साल, बट फिर भी उन्होंने जिस तरीके से डायरी में अपने थॉट्स पॉइंट ऑफ व्यूज रखे हैं, इट शोज कि वो बहुत ज़्यादा मेच्योर गर्ल थी. She decided to write a diary because she felt that paper was more patient than people. और उन्होंने डायरी लिखना ज़्यादा सही समझा क्योंकि उनको ये बात इतनी सी उम्र में समझ आ गई थी कि भाई लोगों से ज़्यादा पेशेंस तो किस में होता है, एक पेपर में होता है. ओनली एन इंटेलिजेंट गर्ल कैन थिंक सो डीपली एंड वाइसली. और एक इंटेलिजेंट लड़की ही हो सकती है, इंटेलिजेंट पर्सन ही हो सकता है जो इतना डीप और इतना वाइज डिसीजन ले सकता है, इतना प्रॉपरली सोच सकता है कि भाई डायरी एंट्री करना ज़्यादा बेटर होगा देन शेयरिंग माई फीलिंग्स विद अ पर्सन. Moreover, she proved the necessity of talking. She defended her habit as heredity. This was the best point, which tells that she was very intelligent. ये बता देना कि भाई मैं जो हूँ बातचीत इसलिए करती हूँ because this is a hereditary character in my life. Genetically आया है भाई मेरी मम्मा से मुझे कि इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा बात करती हूँ. तो ये एक argument देना, this itself tells कि हाँ how intelligent she was. Finally, she wrote a fine poem and turned the joke on her teacher. Only an intelligent girl could do it. अगर देखो नॉर्मली आपको कोई टीचर पनिशमेंट देता है बार बार तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी लिखोगे, ऐसे में हो सकता है राइट. बट इतनी प्रॉपरली उस जोक को उल्टा कर देना, उसे इस तरीके से लिखना कि भाई जो टीचर है वो कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई शी इज राइट ऑन हर पाथ. तो ये चीज जो है सिर्फ एक इंटेलिजेंट गर्ल ही कर सकती है, लाइक एन फ्रैंक डिड. सो एन फ्रैंक इज डेफिनेटली एन इंटेलिजेंट गर्ल. क्लियर? ऑल राइट. Why did Anne Frank think that she could confide more in her diary than in the people? देखो एक ही चीज जो है आपको बार बार अलग अलग तरीकों से पूछी जा सकती है कि भाई क्यों पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है कंपेयर टू पीपल. क्यों एन फ्रैंक ने किसी इंसान से नहीं एक डायरी में अपने थॉट्स शेयर करने की कोशिश की. वाई एन फ्रैंक रोट हर फीलिंग्स इन द डायरी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अलग अलग टाइप में पूछी जा रही हैं, तो यू शुड बी अवेयर आपको किस क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर करना है. क्लियर? अब आपको यही पूछा है यहाँ पर एक अलग वे में कि एन फ्रैंक ने अपने जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको एक डायरी में मेंशन करना ज़्यादा सही समझा एज कम्पेयर टू अ पर्सन. ऐसा क्यों? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखो. Anne felt alone and depressed though she had loving parents, a sister and 30 other people. तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है भाई कि why she started writing in a diary. वो किसी इंसान से बात क्यों नहीं करती थी? क्योंकि she felt alone and depressed. She was not alone, she felt alone and depressed. क्यों? Because उनके पास भले ही बहुत अच्छी फैमिली थी, लविंग पेरेंट्स थे, 30 अदर पीपल थे, फिर भी वो ट्रू फ्रेंड नहीं था उनकी लाइफ में जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके. इसीलिए she felt alone and depressed. She had a happy family but somehow she could not confide in them. उसके जो एन फ्रैंक है उनके पास बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत लविंग फैमिली थी, बट पता नहीं कुछ तो ऐसा रीजन था जिस वजह से she could not form that bond जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स या थॉट्स शेयर कर सके. She wanted someone with whom she could share her secrets. वो ऐसे किसी को जानती थी, मतलब ऐसा चाहती थी अपनी लाइफ में कि कोई ट्रू फ्रेंड हो उनकी लाइफ में जिनसे वो अपनी फीलिंग्स या थॉट्स शेयर कर सके. एंड रिसीव्ड अ डायरी एज अ प्रेजेंट ऑन हर 13th बर्थडे. और फिर हमें पता है कि उनके 13th बर्थडे पे उनको एक डायरी जो है एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट की तरह मिलती है. शी फाउंड अ रियल फ्रेंड इन हर डायरी, किटी. और उस डायरी का नाम उन्होंने क्या रखा? किटी. और उसे अपना रियल या ट्रू फ्रेंड कंसिडर करने लगी. Moreover, she realized the truth lying in the fact that paper has more patience than people. और फिर उनको ये realization होने लगा कि people have less patience compared to paper, क्योंकि एक पेपर जो है it can listen to you carefully without answering you back or ignoring you. तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया था कि भाई पेपर में ज़्यादा patience है compared to a person. So she could confide more ideas in her diary than in people because people are not always interested in listening to what you want to tell them, right? यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हो, ज़रूरी नहीं है इंसान जो है हमेशा इंटरेस्टेड हो, बट डायरी या पेपर हमेशा इंटरेस्टेड होगा आपकी हर एक बात सुनने में, क्योंकि आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, जिस भी फीलिंग के बारे में चाहो लिख सकते हो. डायरी वुड नेवर टेल यू टू स्टॉप. क्लियर? बट पीपल they can be sometimes ignorant or uninterested in your thoughts. Clear? All right. So, as Anne Frank could understand that she can share her feelings with her diary and a diary would not ignore or judge her, she chose a diary to share her views rather a person. और जब उनको समझ आ गया कि भाई ज़्यादा सही है कि मैं डायरी के साथ बातचीत करूँ क्योंकि डायरी would understand me more, तो उन्होंने डायरी को चूज किया over a person to share her thoughts or feelings. Clear? तो this way you have to just tell कि क्यों उनको लगता है भाई कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है. दूसरी बात, क्यों उन्होंने डायरी को चूज किया to share her feelings and thoughts, because she did not had any true friend in her life. वो पर्सन नहीं था उनकी लाइफ में जिससे वो अपने जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो शेयर कर पाए. तो इसीलिए शी चोज अ डायरी टू टेल और राइट हर सीक्रेट्स. क्लियर? ऑल राइट.
So with this we come to an end of our topic which is long answer type questions based on the chapter from the diary of Anne Frank. तो हमें जो है क्लियर हो गया कि भाई कुछ चीजें हैं 5 to 6 पॉइंटर्स हैं जो अगर हमें पूरे अच्छे से क्लियर हो तो देन वी कैन राइट एनी लॉन्ग आंसर जो इस चैप्टर में से आए. Clear? So I hope you are all clear, all doubts are clear related to this chapter. Now in the next video we will see the poem जो इस chapter में given है and extract based questions और long answer type questions हम discuss करेंगे उस poem पे. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.